गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट आरबीएसई 12th क्लास के लिए। तो जैसा कि आपने 11th क्लास में जो फिज़िक्स पढ़ी है उससे ये वाली फ़िज़िक्स बिल्कुल अलग है। इस फिज़िक्स में हम ज़्यादातर विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा ये फिज़िक्स अपने को बताती है। तो पहला जो इसका चैप्टर है वो देखिए, इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या बुक में इसको नाम दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र। ये मैंने स्थिर वैद्युतिकी वैसे लिख रखा है, लेकिन बुक के हिसाब से इसका नाम है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले ये जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है ये चैप्टर का नाम है। तो अपने को पहले जानना पड़ेगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपने क्या करते हैं, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। यानी फिजिक्स की एक ब्रांच है, ये अलग से नई ब्रांच आ गई है ये फिजिक्स की। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था भी मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, और उसके बाद जैसे लिक्विड वाला चैप्टर था उसमें आ गया था, तो वो भी फिजिक्स की एक ब्रांच अलग से, थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचें हैं फिजिक्स की। तो जो ये वाली ब्रांच है फिजिक्स की स्थिर वैद्युतिकी, इसमें अपने देखो क्या करते हैं, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इसे अपने स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, ये पहले नंबर पे आ रहा है स्थिर आवेश और दूसरे नंबर पर आ रहा है विद्युत क्षेत्र। तो पहले अपने इन दो शब्दों का ही अर्थ पढ़ेंगे भी, ये दो शब्द अपने को क्या बताते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए निम्न दो भौतिक राशियों का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। ये आपने एक बार ओनली नाम लिखने हैं इनके, विस्तार से अध्ययन अभी अपने इसका आगे करेंगे। यानी जो दूसरा चैप्टर होगा उसमें तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी आपने पिछली बार, तो वो तीव्रता भी सदिश राशि थी, तो ये भी सदिश राशि होती है। और दूसरा विद्युत विभव, वो अदिश राशि होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, आपको लिए इनको एक बार लिखना है। तो अपने जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। ठीक है, विद्युत आवेश से स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण क्या लगता है, आकर्षण बल। तो ये बल आपको पता है भी, इस बल को अपने क्या कह देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह देते हैं। और पिछली बार पढ़ा हुआ आपने छठे चैप्टर में कि ये बल हमेशा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण लगता है, और ये होता कैसा है, एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, आकर्षण बल होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच लगेगा। लेकिन प्रयोगों में यह देखा गया कि इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज़्यादा एक प्रतिकर्षण बल काम करता है। भैया अब देखो, लगना तो क्या चाहिए था उनके बीच, आकर्षण बल लगना चाहिए था, लेकिन लगता कौन सा है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब प्रतिकर्षण बल लगने का कारण मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई और चीज़ है जिसके कारण ही क्या कर रहा है, ये बल अपने को लग रहा है वहाँ पे। इस बल को जो नाम दिया गया उसे अपने कह देते हैं विद्युत बल कहा गया इस बल को। और इलेक्ट्रॉन का वह गुण, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, इस विद्युत बल को दर्शाता है, उसे अपने क्या कह देते हैं, आवेश। तो आवेश वास्तव में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन का गुण है एक। ठीक है ना, कोई अपने ऐसे नहीं भी अलग से आवेश को निकाल के देख सकते हैं भी अपने इस चीज़ को आवेश कहेंगे, कोई अलग सी वस्तु नहीं है ये आवेश। ये आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर ही पाया जाने वाला क्या है, एक गुण है। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज़ और पता लगी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन इस विद्युत बल का जो कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गुण। और इस गुण को अपने क्या बोल देते हैं, आवेश। यानी इस आवेश के कारण ये प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वास्तव में वहाँ पे उपस्थित आकर्षण होना चाहिए था, लेकिन प्रतिकर्षण बल वहाँ पे काम में आता है। तो ये वाला जो प्रतिकर्षण बल है, ऐसे नहीं भी ओनली इलेक्ट्रॉन के बीच, जितने भी आवेशित कण हैं जिस पर आवेश होता है उन सब पर ये प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल काम करता है। ये बल दोनों तरह का होगा, प्रतिकर्षण भी होगा और आकर्षण भी। यहाँ प्रतिकर्षण क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अपने दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है, इसे मात्रक को क्या बोल देते हैं अपने, कूलाम बोल देते हैं। एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो क्या है,
कूलाम है, और सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो स्टेट कूलाम या इसे कह देते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, यानी कि दोनों एसआई पद्धति में तो कूलाम हो गया और सीजीएस में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन इसे कहते हैं। और एक कूलाम जो होता है वो 3×10⁹ स्टेट कूलाम या ईएसयू, ईएसयू का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि सीजीएस यूनिट का है ये जो स्टेट कूलाम है ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। अब नेक्स्ट देखो कि आवेश का एक और अन्य मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। जैसे घरेलू मात्रक अपने काम में लेते हैं, यूनिट जो काम में लेते हैं वो आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि किलो वाट आवर बोलते हैं उसे, तो वैसे ये भी एक मात्रक है जिसे अपने फैराडे बोल देते हैं और इसका मान 96,500 कूलाम होता है। अब नेक्स्ट देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि आवेश क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या क्या होता है, नेगेटिव होता है। आवेश के दो प्रकार हैं। तो अब आवेश को देखो अपने थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए बुक की हेल्प लेते हैं। नोट्स में तो मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख रखा है। यहाँ देखिए, ये आपकी जो 12th क्लास की है बुक है, इसमें आवेश के बारे में, इसमें काफ़ी हिस्ट्री दे रखी है आवेश की, वो आप पढ़ सकते हो इसमें, लेकिन मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के मिलिटस के निवासी थेलस एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने देखा कि जब एम्बर क्या होता है, एक प्लास्टिक टाइप का होता है, यानी आप बोल सकते हो एक तो जैसे रबड़ होती है वो सॉफ्ट होती है, तो अगर अपने थोड़ी हार्ड रबड़ ले लें तो उसको अपने एम्बर बोल देते हैं। एम्बर को जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या भूसे के टुकड़े आदि पदार्थों को क्या कर लेता है, ये आकर्षित कर लेता है। यानी एम्बर को अगर अपने किसी क्या करें, ऊन से क्या करें, उसको रगड़ें, तो ये उसके बाद क्या कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। और एम्बर का जो ग्रीक नाम है और इलेक्ट्रॉन, और इसी के आधार पर शब्द है जो इलेक्ट्रॉन से आगे इलेक्ट्रिसिटी बना है, यानी जिसको विद्युतिकी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन से ही बना है। ठीक है, तो आपने घरों में भी देखा होगा कि अगर अपने बहुत बार आपने किया होगा कि अगर अपने कंघे को सिर से रगड़ें और कंघे को रगड़ के और नीचे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दें, तो वो कंघा उनको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षित करने का कारण क्या होता है कि वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश क्या होता है, आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण वहाँ पे काम करता है, और आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब विद्युत बल वहाँ पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आवेश के प्रकार दिए हुए हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश, और दूसरा नेगेटिव, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। अब देखो, आवेश के लिए आगे इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है, और ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो आवेश में आवेश बनता कैसे है, आवेश उत्पन्न कैसे होता है, जो अपने विद्युत आवेश बोल देते हैं। तो देखिए, इसमें उदाहरण में क्या है कि यदि अपने क्या करें, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, एक कांच की छड़ ले लें, मतलब कांच की टुकड़ा ले लें, रेशम के कपड़े से रगड़कर और एक धागे पर लटका दें, और तथा कांच की एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर पहली छड़ के पास लाएं। मतलब दो कांच की छड़ें लेनी है आपको, और दोनों को क्या करना है, रेशम के कपड़े से रगड़ना है, और दोनों को क्या करना है, अपने पास में लेके आते हैं। तो ये देखो डायग्राम में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि दो कांच की छड़ें हैं, और दोनों को क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोनों को पास लेके आए, तो इनके बीच प्रतिकर्षण काम करता है, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करती हैं। और अगर अपने क्या करें, दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है कि जैसे इसी प्रकार यदि एबोनाइट की छड़ को, अब एबोनाइट भी हार्ड प्लास्टिक ही होता है एक टाइप का, जो काले रंग का प्लास्टिक आपने देख रखा होगा, हार्ड होता है जो, वो एबोनाइट होता है। उस एबोनाइट की छड़ को अगर अपने बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ अपने दो छड़े लेंगे, जैसे ऊपर कांच की छड़ें ली थी, और दोनों में क्या करेंगे, अपने दोनों को बिल्ली की छाल से रगड़ेंगे, तो फिर दोनों को लटका के एक दूसरे के पास लाएंगे, तो एबोनाइट की छड़ें भी क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पे भी दोनों के बीच क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक है, अब देखो अपने क्या करते हैं तीसरी स्थिति में
एक कांच की छड़ लेते हैं और दूसरी अपने लेते हैं एबोनाइट की छड़। तो अपने देखते हैं कि दोनों छड़ें अब एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो अब कारण क्या है, यहाँ से पता लगा कि जो आवेश के कारण बल उत्पन्न होता है वो दोनों प्रकृति का होता है, आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ से पता लगी कि आवेश भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, या तो आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अब इसी के आधार पर देखो क्या हुआ कि विद्युत आवेश के लिए विद्युत आवेश को जो दो नाम दिए गए यहाँ पे, एक था पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, और ये दिए किसने थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। ठीक है, कि आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है, दो, पहला होता है वो धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक। अब इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने क्या किया कि इसके आगे देखो लिखा हुआ है कि फ्रैंकलिन ने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश को धनात्मक मान लिया था। कि जो कांच के कपड़े, कांच को अगर अपने क्या करें, रेशम के कपड़े से रगड़ें, तो कांच पर जो उत्पन्न आवेश है उसको उसने स्वेच्छा से माना हुआ है। यानी कि जो आवेश है ऐसा नहीं भी कोई उसको अलग मापने का तरीका है, भी नेगेटिव को अपने इस प्रकार माप सकते हैं, पॉजिटिव को भी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, तो वो एक मानी हुई कल्पना है। ऐसे नहीं भी उसको माप सकते हैं, किसी कोई यंत्र अपने को दिखा देगा भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो ये एक मानी हुई चीज़ है, और इसको मानना किसने था, फ्रैंकलिन ने माना था। फ्रैंकलिन ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और यहाँ से उसने एक रिजल्ट निकाला, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है ये। देखिए कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छा रिजल्ट था ये, कि जो समान आवेश होते हैं, समान प्रकृति मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो आवेश तो क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप पास में लेके आओगे तो वो भी क्या होगी, एक दूसरे से आकर्षित होंगे। ठीक है, अब देखो आवेश उत्पन्न जो होता है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो अपने दोबारा बुक पर ही चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, यानी कि किसी वस्तु को अपने आवेशित कैसे कर सकते हैं, मतलब आवेश उत्पन्न करना हो तो आवेश उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें कि सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, आपको पता है परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, और परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, वैसे तो सामान्य स्थिति में तो उदासीन ही होता है। तो पदार्थ भी क्या होता है, निरावेशित, क्योंकि पदार्थ में परमाणु उपस्थित होंगे, और परमाणु उदासीन है तो निरावेशित। अब देखो यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दें, आपको पता है कि सामान्य जो तत्व होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। जो परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर उसके प्रोटॉन, और सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर। तो अगर अपने क्या करें, किसी वस्तु को अलग से इलेक्ट्रॉन दे दें, तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अब ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोटॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। देखो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उससे। तो अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव होता है, तो अब उस वस्तु पर भी कैसा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। अब नेक्स्ट इससे आगे कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, मतलब अब उसमें से क्या किया अपने, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो मतलब उस पर अब ज़्यादा क्या हो गए, प्रोटॉन, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम रहेगी और प्रोटॉन ज़्यादा, और उनका ज़्यादा प्रभाव हो गया। तो अतः आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल दें या उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, फिर क्या होगा, वो पदार्थ आवेशित होगा, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आएगा। अब आप सोच रहे होगे भी हो तो इसमें क्या सकता है, प्रोटॉन का भी आदान प्रदान हो सकता है, भी इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकले, प्रोटॉन भी बाहर निकल सकते हैं, प्रोटॉन की कमी कर दो, किसी पदार्थ को प्रोटॉन ज़्यादा दे दें अपने तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, प्रोटॉन बाहर निकाल दे तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। परंतु देखो क्या होता है कि आवेशन की प्रक्रिया में प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और धनावेश जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं रह सकता,
आपको एक छोटा सा यहाँ पे रीजन बता देता हूँ, बाकी डिटेल में अपने इसको 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन होते हैं उस पर क्या लगता है, एक अलग बल काम करता है और उस बल को नाभिकीय बल बोल देते हैं और ये आकर्षण का बल होता है। तो आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो नाभिक का जो नाभिकीय बल होता है वो बल बहुत ही ज़्यादा होता है इस विद्युत बल की तुलना में। तो इस कारण अपने प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालना इम्पॉसिबल होता है। तो ये देखो डायग्राम के द्वारा मैंने समझा रखा है इसको कि निरावेशित जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m है। अब इस टाइम इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब जब अपने क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो गया अब इसमें। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन मतलब अब ये वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी, नेगेटिव आवेश इस पर ज़्यादा आ गया। तो नेगेटिव आवेश ज़्यादा आ गया तो आपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो देने से क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा, मतलब m प्लस डेल्टा m हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो क्या होगा कि अगर मैं बात करूं धनावेशित वस्तु की, तो धनावेशित वस्तु में से आपको पता है भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन या प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मतलब इसमें अब प्रोटॉन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इस वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो ये देखो नोट लगा के नीचे लिखा हुआ है कि यदि वस्तु पॉजिटिवली चार्ज्ड है यानी कि धनावेश है उस पर, तो उसका द्रव्यमान घटेगा क्योंकि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और यदि वस्तु क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, उसको वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बाहर से। तो अभी आपने समझा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु है उसको आवेशित कैसे करते हैं। तो आवेशन की प्रक्रिया में हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का आदान प्रदान इसमें नहीं होता है। अब ऊपर एक चीज़ और रहेगी थी, वो रह गया था कि जो आवेश होता है इसकी विमा क्या होती है। आवेश का मात्रक आपने पढ़ा है कि कूलाम होता है, ठीक है। तो विमा देखो, आपने विद्युत धारा पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 10वीं क्लास में आया है कि विद्युत धारा आई क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर होती है, यानी आई इज इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पे लिखें तो वो होता है क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी लिखते हैं अपने, क्यू यहाँ पे आवेश होता है। तो क्यू यहाँ से अगर अपने निकालें तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये आई और टी क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनका हो जाएगा। तो आई इंटू टी, क्यू बराबर आ जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई की जब अगर अपने विमा लिखें तो आई यहाँ पे नई क्वांटिटी है, आपने 11वीं क्लास में इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन पहले चैप्टर में आपने इसका निशान जरूर पढ़ा था भी। जब अपने इसकी विमा लिखेंगे तो आई की जगह क्या लिखते हैं, अपने A1 लगाते हैं। ये नई चीज़ है, यहाँ 12th क्लास में नई चीज़ है ये, और आगे हमेशा चलेगी ये। तो आपको ध्यान रखना कि विद्युत धारा की जो विमा होती है वो A1 होती है, और साथ में इनटू में टी है, टाइम की क्या होती है, T1। तो A1 T1 यहाँ पे आवेश की क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी वस्तु को अपने आवेशित किस प्रकार से करते हैं। तो पहले तो वो सारी चीज़ जो आपको मैंने बुक से करवाई थी वही इसमें मैंने बता रखा है, लेकिन शॉर्टकट में लिख रखा है, आप यहाँ से लिख सकते हो कि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर धनात्मक और दूसरे नंबर पर ऋणात्मक आवेश। और आवेशों के लिए यह नाम किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब तीसरा पॉइंट क्या आ गया, इन्होंने ही प्रयोगों के आधार पर बताया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब प्रयोग क्या किया था, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि बेंजामिन ने दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा और पाया कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित, अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब कांच और एबोनाइट वाली छड़ की थी तो वहाँ पे दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो पहला मेथड यही है, वैसे इसका टाइप बन गया, पहला मेथड है जो, वो पहला मेथड आता है घर्षण विधि, यानी आपने किसी वस्तु को घर्षण विधि से भी क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, उसको आवेश प्रदान कर सकते हैं। तो अब देखो घर्षण विधि क्या है
कि अगर अपने दो वस्तुओं के रगड़ने से उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। क्योंकि दो वस्तुओं को जब अपने रगड़ते हैं तो ऊर्जा मिलती है, जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या मिलती है, ऊर्जा, क्योंकि अपने उस पर कार्य कर रहे होते हैं। तो वो ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है किसी वस्तु के। अगर जिसमें तो टाइट बंधे होंगे इलेक्ट्रॉन, वो तो बाहर आएंगे नहीं, दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो अब उनके मध्य क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, यानी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर देती हैं वो। तो इससे क्या हो जाता है, एक वस्तु पर तो धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। अब जो इलेक्ट्रॉन दे देगी उस पर तो क्या आ जाएगा, धनावेश, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेश, और जो ग्रहण करेगी वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और इस प्रकार रगड़ने से उत्पन्न विद्युत करंट को अपने क्या बोल देते हैं, घर्षण विद्युत बोल देते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाहित हो गए अब। और आपने पढ़ा था आवेशों के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं। तो वहाँ पे करंट उत्पन्न होता है। तो आपने कई बार देखा होगा वस्तुओं को अगर अपने बहुत ज़्यादा जोर से रगड़ें तो क्या होता है, उनके बीच अपने को चिंगारी निकलती दिखती है। तो वो क्या होती है, घर्षण विद्युत होती है, घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत। अब उदाहरण नीचे दे रखा है जो बेंजामिन ने प्रयोग किया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कपड़ा तो क्या हो जाता है, ऋणावेशित, मतलब कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित, मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब होता अभी कांच का कपड़ा ही कपड़ा ही, रेशम का जो कपड़ा होता है वही ऋणावेशित क्यों होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो घर्षण विधि बिल्कुल सेम जो बेंजामिन ने प्रयोग किया था वो घर्षण विधि है एक टाइप की। इसमें आपको कांच की छड़ वाला या एबोनाइट वाला उदाहरण भी ले सकते हो आप। अब नेक्स्ट जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि पढ़ने से पहले एक चीज़ आप और याद रख लो, इसको लिख लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ प्रेरण विधि में क्या होता है। कि प्रेरण विधि में सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर अगर मैं आवेश की बात करूँ तो पृथ्वी पर कौन सा आवेश होता है। वैसे इसके बारे में कोई स्पष्ट अभी तक थ्योरी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक निरावेशित है, मतलब पृथ्वी पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरी चीज़ पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी आवेश का अनंत भंडार है, मतलब पृथ्वी से आप आवेश ले भी सकते हो, पृथ्वी को आवेश दे भी सकते हो। अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट कर दोगे तो अगर तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो पृथ्वी में चले जाएंगे, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो पृथ्वी से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, पृथ्वी जो है वो आवेश का अनंत भंडार है, मतलब आवेश आप उससे जितना मर्जी ले सकते हो, उसको जितना मर्जी दे सकते हो, ठीक है। और अपने पृथ्वी को क्या मानते हैं, निरावेशित मानते हैं। अभी पृथ्वी पर वास्तव में जो पॉजिटिव नेगेटिव वो लगभग बराबर हैं, मानते हैं ऐसा। तो अब देखो प्रेरण विधि में क्या होता है कि जब कोई ऋणावेशित छड़ किसी निरावेशित चालक के पास लाते हैं। अब देखो चालक कि कोई चालक क्या होता है, चालक जिसमें चालक और कुचालक दो तरह के पदार्थ होते हैं। चालक तो वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और कुचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ठीक है। चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको एक बार मैं बुक से दिखा देता हूँ, बुक में थोड़ा। तो यहाँ देखिए कि जिन पदार्थों में विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का मुक्त प्रवाह हो सकता है, मतलब कि मुक्त रूप से वो उसमें विचरण कर सकते हैं, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। इस उदाहरण है इसका तांबा, या सभी धातुएं लगभग चालक पदार्थ होती हैं। और जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता, मतलब करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, उसको अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक। या इस चैप्टर में या इस किताब में आपको जो अब फिजिक्स में आप पढ़ोगे, इनको परावैद्युत पदार्थ भी बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ। इसके उदाहरण दे रखे हैं कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, ठीक है। तो अब अपने दोबारा नोट्स पर चलते हैं। तो चालक और कुचालक आपको सामान्य जान। अब देखिए दोबारा कि प्रेरण विधि में देखो क्या होता है कि जब अपने कोई ऋणावेशित छड़ की एक छड़ ले ली, कांच की कोई भी या छड़ ले लो, कोई भी ऋणावेशित हो, उस पर नेगेटिव आवेश हो, किसी निरावेशित चालक के पास लाते हैं। कोई चालक ले लिया जिस पे कोई आवेश नहीं है, तो इस चालक का जो धनावेश है, अब इस चालक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। तो इसके जो नेगेटिव चार्ज है इसका,
वो तो क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव जो बाहर वाली छड़ है इससे प्रतिकर्षित होगा, और पॉजिटिव इसका क्या होगा, इससे आकर्षित होगा। तो पॉजिटिव एक साइड इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव एक साइड जो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पहले अपने क्या किया कि निरावेशित चालक लिया, उसके पास अपने नेगेटिव चार्ज वाली एक छड़ लेके आए। तो छड़ से क्या हुआ, इस चालक का जो पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड चला गया। अब अपने क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला साइड है इसको अपने क्या कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर धरती से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अब पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, और इधर इसमें क्या बचता है, ओनली पॉजिटिव। अब दोबारा इसको क्या करते हैं, अपने इससे दूर ले जाते हैं। तो ये वाला जो चालक है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। मतलब इसमें से अपने एक तरीके से ऋणावेश बाहर निकाल दिया। निरावेशित लिया, उसके पास नेगेटिव लेके आए, नेगेटिव ने क्या किया, पॉजिटिव को एक साइड आकर्षित कर लिया, इकट्ठा कर दिया, और नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या किया, प्रतिकर्षित, मतलब ये इससे क्या हो गया, दूर चला गया। तो अब इस नेगेटिव वाली साइड को अपने क्या कर दिया, चालक की पृथ्वी से जोड़ दिया। तो अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये वाले अलग हुए, ये क्या चले होंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, पृथ्वी से हटा देंगे, जोड़ेंगे किससे, किसी तार से जोड़ देंगे, तार में से ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर चले जाएंगे। तो अब देखो जो ये आपका चालक बचा है इसमें ओनली धनावेश बचा है। तो इसको अपने क्या कह देते हैं, प्रेरण विधि बोल देते हैं, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन बोल देते हैं। तो देखो जब कोई ऋणावेशित छड़ किसी निरावेशित चालक के पास लाते हैं तो चालक का धनावेश छड़ की ओर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ इकट्ठा हो गया, और इसका ऋणावेश छड़ से क्या होता है, दूर चला जाता है, क्योंकि उस पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है इस नेगेटिव के कारण। अब यदि चालक को पृथ्वी से जोड़े तो चालक का ऋणावेश पृथ्वी में चला जाता है और ये चालक क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो इस विधि को क्या बोल देते हैं अपने, जो प्रेरण विधि। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान सी विधि है कि अगर अपने क्या करें कि दो कोई वस्तुएं ले लें, कोई दो चालक ले लिए, एक तो निरावेशित है और एक पे धनावेश है। इस पे ऋणावेश भी ले सकते हो, धनावेश मान रखा है, जो मर्जी आवेश लो आप। तो एक तो निरावेशित मतलब कोई आवेश नहीं है, दूसरा धनावेशित। अब इनको क्या कर दिया, संपर्क में ला दिया, इन दोनों को टच करा दिया, या दोनों को एक तार से जोड़ दिया यहाँ पर, चालक तार से। तो जब क्या होगा, चालक तार से जोड़ेंगे तो ये वाला जो आवेश है अब इधर आना भी स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों में पॉजिटिव क्या हो गया, अब समान रूप से वितरित हो गया। अब तार हटा देंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो अब दोनों पर ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी निरावेशित चालक से संपर्क करवाते हैं, मतलब दोनों को संपर्क में लाते हैं अपने, तो चालक पर उपस्थित आवेश आकर्षण के कारण क्या होता है, दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। यही क्या होता है, चालन द्वारा आवेश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश आता है, मतलब दोनों पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऊपर देखो आप कि प्रेरण विधि थी, इसमें नेगेटिव छड़ आप लेके आए थे, क्या लेके आए थे, नेगेटिव, और आपका जो चालक है वो क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि इसमें दोनों चालकों पर क्या आता है, विपरीत आवेश आता है। ठीक है, तो अब दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इसमें तो क्या हुआ, अपने दोनों जो चालक हैं उनको टच नहीं करवाया, मतलब कांच के जो आपने छड़ ली हुई है उसको इससे टच नहीं करवाया, लेकिन इसमें दोनों को क्या करवाते हैं, टच करवा देते हैं, संपर्क में लाना पड़ता है। लेकिन जो प्रेरण विधि है, प्रेरण में दोनों को दूरी रखते हैं, थोड़ी सी दूरी पर ही क्या करता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये क्या होगी, अपने चालन की विधियाँ होंगी, जो इसमें अपने था आवेशन की विधियाँ। तो एक बार अपने दोबारा देख लेते हैं चैप्टर को। चैप्टर अपना स्थिर वैद्युतिकी था, मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। आप इससे क्या करो, अपनी कॉपी पर अब लिखना स्टार्ट कर दो इस चैप्टर को। ठीक है, और जो भी चीज़ ना समझ आए मैं ये वीडियो यूट्यूब पर भी डालूँगा, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ आया, वो चीज़ मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। तो एक बार आपको सारा मैं इसमें दिखा देता हूँ, धीरे धीरे आप वीडियो को फ्यूज करके इसको लिख सकते हो, और इसके नोट्स तैयार करने आप स्टार्ट कर दो बिल्कुल इसी तरीके से। बुक से आप इसको पढ़ो ओनली, बुक वाला मैंने इसमें डाल दिया, शॉर्ट करके डाल दिया।
ठीक है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। घर पे हो, लॉकडाउन है, इसका अच्छी तरीके से आप क्या करो, यूज करो। तो ये चालन विधि यहाँ तक अपने पढ़ा है। कल अपने पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, थैंक यू।